सो हाई एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आई टी जेएमएन CSI नेट। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। दैट इज पहला एक लेक्चर मैंने आप लोगों का थर्मो का लिया था, जिसमें बहुत बेसिक बातें और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दैट इज PYQs हम लोगों ने किए थे। आज ये जो सेशन होने वाला है ये उसी का सीक्वेंसिंग है ना, उसी सीक्वेंसिंग में एकदम ये सेकंड पार्ट है जहां मैं आपसे बात करने वाली हूँ थर्मो की। तो लास्ट टाइम एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था, है ना, थर्मो से रिगार्डिंग क्या बातें हो चुकी थी। थोड़ा मैं आपको बताती हूँ। देखो, हम लोगों ने लास्ट में बात कर दी थी कि अगर थर्मो को बेसिक तरीके से देखा जाए तो मैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। पहला तो मैथमेटिकल वाला पोर्शन, जिसमें मैक्सवेल रिलेशन, यूलर्स थ्योरम, ये डिफरेंशिएशन बेसिक पोर्शन आता है, वो वाला। सेकंड को डिफाइन करूं तो वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन है, जिसमें प्रोसेस वाली चीजें भी आ जाती हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको साइक्लिक प्रोसेस करवाया था आज, और आइसोथर्मल भी करवाया था। आज मैं वैसे ही कुछ बातें आपसे करने वाली हूँ। और लास्टली आपका आता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें एंट्रोपी वाला पोर्शन होता है। और जैम वाले स्टूडेंट्स को लास्ट में बस एक टॉपिक और पढ़ना होता है, विच इज ओपन सिस्टम। ये पूरा थर्मो आपके लिए इस तरीके से क्लासिफाइड है। अब सुनिएगा, तो पहले पोर्शन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक का पोर्शन है, जिसमें हमने साइक्लिक प्रोसेस डील कर लिया था, आइसोथर्मल प्रोसेस भी डील कर लिया था। एक रिवीजन देखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये सारे प्रोसेस आपके सामने होते हैं कि हो सकता है आइसोथर्मल प्रोसेस है। प्रोसेस क्या नीडेड है, प्रोसेस क्या होता है, किसी भी एक स्टेट ए से अगर आपको बी में जाना है तो आप किस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो वही मैटर करता है। तो ये कुछ आपके फॉलोइंग प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड साइक्लिक। साइक्लिक प्रोसेस को मैंने लास्ट क्लास में डील भी करा था और एक क्वेश्चन भी आपको करवाया था कि साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें आप जिस स्टेट पे हो ओरिजिनली वापस आप सारा घूम के, है ना, जैसे आप सपोज कर लो कि आप ए से बी पे चले गए, अल्टीमेटली आप वापस से ए पे ही आ चुके हो, तो इसे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इट मीन्स हम जहां से शुरू हुए थे हम वापस वहीं पे ही आ गए, राइट। साइक्लिक प्रोसेस की 2 अच्छी बातें थी जो मैंने आपको बताई थी। नंबर 1 पॉइंट तो ये कि इसमें क्योंकि हमारी स्टेट बदल ही नहीं रही, हम जिस स्टेट पे थे वापस घूम के वहीं आ गए, तो जितने भी स्टेट फंक्शन है, क्योंकि स्टेट फंक्शन को डिफाइन करते हैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से ही। यू कैन ओनली डिफाइन स्टेट फंक्शन जब वेरिएशन आ रहा है आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट में। बट बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस में आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट बदली ही नहीं, इसलिए क्या बोलूंगी कि स्टेट फंक्शंस में आप जो चेंज देखोगे वो 0 है। डन। चाहे वो इंटरनल एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, गिब्स एनर्जी हो, गिब्स फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर चेंज, टेम्परेचर, जितने भी आपके स्टेट फंक्शंस है दे विल ऑल बी 0। करेक्ट है। नंबर 1 पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट ये था कि जितने भी पाथ फंक्शन है, क्योंकि पाथ तो कवर हो ही रहा है और वो पाथ डिपेंडेंट है, तो वो नॉन जीरो है। फॉर एग्जाम्पल आपकी हीट हो गई, है ना, पाथ फंक्शन होता है, वर्क हो गया, पाथ फंक्शन होता है, दे ऑल आर नॉन जीरो। ये 2 बातें हमने कर ली थी, डन है ना। ये दोनों ही बातें साइक्लिक प्रोसेस में कर ली थी। और साइक्लिक प्रोसेस का हमने वर्क डन भी डील करा था कि अगर आप बात कर रहे हो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, अगर आप चल रहे हो क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन के वर्क को। अगर आप एंटी क्लॉक चल रहे हो, उल्टा चल रहे हो, तो वो चीज रिप्रेजेंट करती है कंप्रेशन को, और उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये 2 बेसिक बातें, और फिर एक PYQ मैंने आपको करवा दिया था। अब सुनिएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि इनमें से, ये चारों में से कोई भी प्रोसेस हो, ये रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और साथ साथ ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, रिवर्सिबल भी, इरिवर्सिबल भी, है ना। अब देखिएगा, आइसोथर्मल की जैसे मैंने आपसे बात करी थी और क्लासीफाई किया था इसको 2 कैटेगरी में कि ये रिवर्सिबल भी हो सकता है ये इरिवर्सिबल हो। डन है। रिवर्सिबल वर्क डन आप देखोगे तो बस एक बात ध्यान रखना कि रिवर्सिबल प्रोसेस में ना, जितना भी आपका P एक्सटर्नल है, बाहर से लगने वाला प्रेशर है, वो ऑलमोस्ट P इंटरनल के बराबर ही होता है हर स्टेज में। रिवर्सिबल में हम ऐसे कहते हैं कि हर स्टेज एक इक्विलिब्रियम अचीव करता है, दैट इज बाहर से लगने वाला और अंदर से लगने वाला प्रेशर, गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बोथ बिकम्स इक्वल एट एवरी स्टेज ऑफ पॉइंट, दैट इज रिवर्सिबल। क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है ना, तो हर स्टेप पे एक इक्विलिब्रियम आता है जहां से बाहर वाला प्रेशर और अंदर वाला प्रेशर बराबर हो जाते हैं। करेक्ट है। तो बोलेंगे यहाँ पे ऑलमोस्ट बराबर कह सकते हो, लेकिन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल P एक्सटर्नल बिल्कुल भी P इंटरनल के बराबर नहीं होता। और P एक्सटर्नल कैसा होता है, कहना कांस्टेंट प्रेशर होता है, कि एक ही, जैसे क्लासेस में मैंने आपको बैच में आप लोगों को पढ़ाया भी होगा, बैच वाले स्टूडेंट अगर है तो P एक्सटर्नल मैंने ऐसे कहा था आपको कि P एक्सटर्नल को आप समझो कि कोई एक मोटा भारी पत्थर लाके हमने रख दिया, तो अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो थ्रू आउट दैट कंप्रेशन जर्नी वो एक आपका मोटा भारी सा पत्थर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर हम हर स्टेप पे बदल नहीं रहे।
ये एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में कंप्रेशन हो जाएगा कि आपने एक पत्थर रखा और वो कंप्रेस हो गया, तो थ्रू आउट कंप्रेशन एक प्रेशर एक्सटर्नल कांस्टेंट चल रहा है, तो बोला पी एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है। सिमिलरली अगर आपने एक बाहर से पत्थर रख रखा है और अब आपकी गैस एक्सपेंड करना चाह रही है, तो ये एक्सपेंशन भी अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर बाद मैंने प्रेशर कुछ कर दिया और कुछ कर दिया, नहीं, आई एम नॉट चेंजिंग दैट एक्सटर्नल प्रेशर। इट मीन्स चाहे मैं एक्सपेंशन करूं चाहे मैं कंप्रेस करूं, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है वो कांस्टेंट है, या बाहर से जिस भी अगेंस्ट प्रेशर के खिलाफ हम काम कर रहे हैं एक्सपेंशन का, वो प्रेशर भी कांस्टेंट है। इट मीन्स इरिवर्सिबल में हम लोग कहते हैं कि पी एक्सटर्नल कैसा होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है। डन है, ये बिल्कुल भी इंटरनल के बराबर नहीं होता। ये दो बातें एकदम कोर बेसिक बातें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर मैं बात करती हूँ वर्क डन की, तो आप लोग कहते हो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला बनता है माइनस का nRT ln ऑफ V2 बाई V1। आप एक्सपेंशन को समझाओ, कंप्रेशन को कोई टेंशन नहीं है, साइन ऑटोमेटिकली आएगा, यू नीड नॉट टू हैव पुट एनी साइन अगेंस्ट दिस वर्क डन। आपका यही एक फिक्स फॉर्मूला है, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, अपने आप साइन जो होगा वो आ जाएगा। डन है। अगर इधर बात करते हैं तो इधर फॉर्मूला इस तरीके से आता है कि माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V, डेल्टा क्या होता है V2 माइनस V1, करेक्ट है ना। ये दो बातें मैंने आपसे कर ली थी। आइसोथर्मल में एक सबसे की पॉइंट जो है वो एक्चुअली ये होता है कि P1 V1 P2 V2 के बराबर ही होता है ना। PV इक्वल्स टू nRT होता है, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो PV कांस्टेंट हो गया, इट मींस P1 V1 P2 V2 के बराबर है। तो कभी किसी क्वेश्चन में लेट सपोज कि V2 और V1 नहीं दिए थे, तो आप इनकी जगह पे P1 और P2 रख सकते हो, ये बात आपको आनी चाहिए। डन, ये थी अपनी एक बात। डन है। अब जब यहाँ पे टेम्परेचर ही जीरो हो चुका, क्योंकि आइसोथर्मल है तो इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो होता है, एंथैल्पी भी जीरो होती है, ये सब के सब कांस्टेंट होते हैं किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। डन है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सबके सब कैसे जाते हैं, इनका चेंज जीरो होता है और टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट। ये भी कैसे होते हैं, कांस्टेंट। बढ़ते हैं जरा आगे। एक क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में, है ना, जिसमें क्या पूछा था, देखिए जैम 19 का ये सवाल है, देखना एक बार। ये है जैम 19 का क्वेश्चन और इसमें आपसे क्या पूछा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू एन आइसोथर्मल इंक्रीज इन प्रेशर, है ना। अगर आइसोथर्मल आपको क्या बोला है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इट मीन्स वॉल्यूम कम हो रही है। कोई आपको समझाए या ना समझाए, एक बात क्वेश्चन पढ़ के आप समझ सकते हो कि ये चीज़ ना कंप्रेशन के लिए है, ये केस कंप्रेशन का है, ये आप समझ गए। कैसे, इनिशियल प्रेशर 100 था, फाइनल प्रेशर 1000 हो गया, प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम घट गई, क्योंकि T तो कांस्टेंट है। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है ना, तो आप कह सकते हो कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम तो कम हो रही है, करेक्ट है। इट मीन्स ये कंप्रेशन का केस है। ये नॉलेज है, ये सिर्फ आपकी एक अप्रोच है ना, इससे आपका आंसर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एक बात है जो बताइए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू एन आइसोथर्मल इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम दिस टू दिस एट 300 केल्विन, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, जिसका डेरिवेशन एक्चुअली वहां से आता है कि डेल्टा जी को हम लिखते हैं माइनस का VdP प्लस का SdT, है ना। इसको आप और करेक्टली याद कर सकते हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो क्योंकि डायरेक्ट लिखा है। तो फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस आपको मैंने सिखा रखी है और आपको वैसे भी आती होंगी, तो डेल्टा जी डी को हम लोग ऐसे कुछ लिख पाते हैं, जिससे ड्राइव करके फॉर्मूला एक्चुअली ऐसे निकलता है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस का nRT ln ऑफ V2 बाई V1, करेक्ट है क्या। ये फॉर्मूला आता है। कभी भी आइसोथर्मल का नाम आए आपको सोचना ही नहीं है, अगर डेल्टा जी आपसे पूछा है तो डेल्टा जी वही होगा जो रिवर्सिबल का वर्क डन था। सेम फॉर्मूला है, कॉपी पेस्ट एकदम। तो जो रिवर्सिबल का आपका वर्क डन था, रिवर्सिबल आइसोथर्मल का, सेम ही फॉर्मूला डेल्टा जी का है। इट इज माइनस ऑफ nRT, है ना, कॉपी पेस्ट, माइनस का nRT ln V2 बाय V1। डन है क्या। हाँ, तो आते हैं क्वेश्चन पे वापस। ये आपसे सवाल पूछा, माइनस का nRT ln V2 बाय V1 आपको करना था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास V2 V1 ही नहीं है, आपके पास में प्रेशर्स है कि 100 और 1000। एक और बात, क्योंकि ये आइसोथर्मल है, अभी पीछे मैंने आपको एक बात पढ़ाई है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में सोचना ही नहीं है, P1 V1 तो P2 V2 के बराबर ही है। इट मीन्स इस रेशो को आप P1 बाय P2 लिख सकते हो। हाँ, अब एक नंबर सेकंड बात एक और है, और वो ये कि प्रेशर्स की आपको शायद यूनिट दिखेगी कि वहाँ किलो पास्कल है, वो भी किलो पास्कल है, चलो पास्कल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। क्यों करना है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो ये एलन में रेशो रखने जा रही हूँ। पहली बात, एलन में हम यूनिट से पुट नहीं करते, और कल को कोई सोचे कि कर दूँ तो कर दो, तो वैसे भी वो कट जाएगा, है ना। एलन में जो ऊपर भी प्रेशर है नीचे प्रेशर आना है तो वो तो वैसे ही कट जाएगा, इसलिए इसको कन्वर्ट मत करना,
हमारा दिमाग क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में इसी तरीके से वर्क करता है कि यूनिट देखिए, यूनिट पे फोकस करो, कन्वर्ट कर दो। अरे देख भी लो, हर जगह नहीं करना होता। डन। तो बोलना इसमें कन्वर्जन नहीं करना। इट मीन्स डेल्टा जी के लिए हम लोग कहेंगे माइनस ऑफ nRT ln P1/P2। करेक्ट है क्या? ओके। n की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 8.314 और ये है 300 केल्विन। मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेती हूँ, तो ये हो गया 2.303 लॉग ऑफ P1 है 100 केल्विन और सॉरी 100 किलो पास्कल और ये है 1000 किलो पास्कल। फर्क नहीं पड़ रहा है, यूनिट्स मैंने कन्वर्ट नहीं करी। डन। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, ये 10 रह जाएगा। 10 जब ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा लॉग 10 की पावर -1। -1 आगे आ जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? -1 आगे आ जाएगा। ये सारा का सारा एज इट इज, इनकी मैंने कोई अभी तक कैलकुलेशन नहीं करी है। -1 आगे आया तो ये एक्चुअली प्लस बन गया ना, इंटू 8.314 हो गया ना, ये 300 हो गया, ये 2.303 हो गया और ये log 10 बन गया। ये बन गया log 10। log 10 तो 1 होता है। इट मीन्स आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है ना, आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ रहा होगा कुछ 5000 समवॉट कुछ आंसर आ रहा होगा, लेकिन उसने आपको कहा है कि किलो जूल में आंसर देना है। तो आफ्टर सॉल्विंग आप चेक करना है ना, मुझे एक्जैक्टली आंसर याद नहीं है, कैलकुलेशन करी हुई बट एक्जैक्टली रट के थोड़ी आई हूँ। तो जब आप इसका सॉल्व करोगे तो किलो जूल पर मोल में आपका आंसर आएगा 5.6 समवॉट आ रहा होगा आपको कुछ आंसर। 5000 में आएगा, आफ्टर कन्वर्टिंग इन किलो जूल 5.6 समवॉट हो जाएगा। तो कहना कि ये कुछ आंसर 5.6, बाकी आपकी कैलकुलेशन है प्लीज चेक कर लेना। तो ऐसे आंसर आपका ये आ रहा होगा। मैंने समझा दिया कि फॉर्मूला क्या है और कैसे करना है ना। ये जैम 19 का सवाल था और इस टॉपिक पे या कह लो आइसोथर्मल से ये कुछ बातें अक्सर पूछी जाती है। तो ये वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आते हैं या कंसेप्ट है जो आता है। डन है, चलते हैं आगे, है ना, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सुनिएगा नेक्स्ट अगला प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको जल्दी से हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं? एडियाबैटिक का मतलब है जहाँ पे कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं हो रही हो। तो सिंपली डेल्टा क्यू नहीं होता कि आपने चेंज लिख दिया, नहीं, हम क्योंकि क्यू पाथ फंक्शन है ना, क्यू एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसके आगे डेल्टा टर्म नहीं लगाते, सिर्फ क्यू लिखते हैं और कहेंगे क्यू कैसा हो जाता है 0। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाऊं तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू हम लोग कहते हैं। और क्योंकि ये एडियाबैटिक है तो क्यू तो 0, इट मीन्स डेल्टा यू किसके बराबर होता है? डब्ल्यू के बराबर होता है। डेल्टा यू डब्ल्यू के, जो भी काम हो रहा है वो सीधा सीधा किसको समझाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, चाहे आप काम करो कंप्रेशन का, चाहे आप काम करो एक्सपेंशन का, जो भी काम होगा वो सीधे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को समझा रहा होगा। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। समझो, देखो आज की क्लास में मैंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे एमएसक्यू इन्वॉल्व करे हैं। ये क्लास आप ध्यान से सुनते चलना, आखिर में ऑनेस्टली आंसर देना। जो भी पढ़ा रही हूँ इन सबसे क्वेश्चन है, ठीक है, सुनना। देखो तो एडियाबैटिक का ऐसे मतलब है, जैसे सपोज कर लो कि आपके पास में एक बीकर है जिसमें आपने गैस फिल कर रखी है। डन। और मैंने इसकी ये वॉल्स आपको बताई और फिर मैंने बोला कि यहाँ पे ऐसे मान लो कि एक पिस्टन है। देखना कैसे, मैंने कहा कि ये एडियाबैटिक वॉल्स हैं, ये आपको जो दिख रही हैं, दीज ऑल आर, ये सारी एडियाबैटिक वॉल्स हैं। डन है। ये पिस्टन है ना, ये पिस्टन है और जो आपकी गैस है वो गैस आपकी यहाँ फिल्ड है, ये आपकी गैस फिल्ड है। करेक्ट है। एडियाबैटिक का मतलब ऐसे होता है कि जैसे मान लो कि आपने ऊपर से एक प्रेशर लगाना चाहा, इस पिस्टन पे आप प्रेशर लगा रहे हो और गैस को कंप्रेस कर रहे हो। डन है, आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो। अब गैस को कंप्रेस करोगे तो हीट रिलीज कर देगा। डन है ना, कि आप जैसे गैस को कंप्रेस कर रहे हो तो ये हीट रिलीज कर सकता था, लेकिन क्योंकि एडियाबैटिक है तो हमने कहा कुछ भी हो हीट रिलीज नहीं होनी चाहिए, है ना, हीट रिलीज नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स जब क्यू ही आपने 0 कर दिया तो जो भी आप काम करोगे वो इंटरनल एनर्जी के चेंज को समझाएगा। कहने का मतलब है कि इस प्रोसेस में अगर आपने इसको कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेस किया और क्योंकि हीट बाहर भी नहीं जा पा रही तो फिर वो करेगी क्या? तो बोलना जब हीट बाहर भी नहीं जा पा रही तो इसका ही इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगी, गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी। आप ऐसे समझ लो कि आपको मार भी पड़ रही हो, है ना, ये एग्जांपल देती हूँ अक्सर कि आपको मार भी पड़ रही हो, फिर आपको कोई कह दे कि रोना मत, अगर नहीं रोओगे तो फिर अपने आप में ही हम लोग, हमारी इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी, घुटने लगेंगे, क्योंकि हम हीट भी रिलीज नहीं कर पा रहे। इट मीन्स हम रो भी नहीं पा रहे। तो कहना कि अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं इस गैस को और इसको रोने भी नहीं दे रहे, इट मीन्स अगर ये हीट रिलीज भी नहीं कर पा रहा, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है हीट रिलीज करके, वो भी नहीं हो पा रहा, तो फिर कुछ नहीं होगा। जब भी आप कंप्रेस करोगे तो फिर इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ने लगेगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हीट एक्सचेंज कर ही नहीं पा रहा। तो कहना इस कंडीशन में अगर ये W कंप्रेशन का है, पॉजिटिव का है, तो ये आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव ही होगी, इट मीन्स इंक्रीज ही होगी। और ये बात अपने आप में समझ में आ रही है कि जब आप कंप्रेस करोगे तो इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ने लगेगी, पागल होने लगेंगे, क्योंकि हीट
एक्सचेंज ही नहीं कर पा रहे, बाहर ही नहीं फेंक पा रहे। तो कहना ड्यूरिंग कंप्रेशन, ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, समझ पा रहे हो ना, इंक्रीज हो रही है। डन। अगर इंटरनल एनर्जी कंप्रेशन में बढ़ रही है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर का क्या हो रहा है, तो कहना वो भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे के रिलेटेड फंक्शन है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, समझ पाए क्या, दोनों कनेक्टेड है। अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है इट मीन्स गैस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। दूसरा केस समझना, ये बात तो मैंने किसके लिए बोली है, आपके कंप्रेशन के लिए बोली है, कि जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो। अब आप मान लो कि आप गैस को एक्सपेंड कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अब आप उल्टा मान लो कि आप गैस को एक्सपेंड करने लगे, सॉरी आप गैस को एक्सपेंड करने लगे, ठीक है। ये ऊपर वाला एरो अब आप भूल जाओ, है ना। अब आप ये वाला एरो, सॉरी अब आप ये वाला एरो भूल जाओ, है ना, इसको आप भूल जाओ, अब इसको हटा दो। डन। अब आप एक बात समझो कि आप गैस को एक्सपेंड कर रहे हो, गैस एक्सपेंड हो रही है। गैस एक्सपेंड होती है अगर इसको थोड़ी सी टेम्परेचर मिल जाता, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेता, लेकिन क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी देखो, बाहर से अगर हीट मिलती है ना तो गैस का टेम्परेचर बढ़ता है, वो हीट लेके उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और वो उस इंटरनल बढ़ती हुई इंटरनल एनर्जी से कुछ काम कर सकता था। लेकिन हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बाहर से कोई भी एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। बोला ओके, अगर बाहर से एनर्जी नहीं आएगी तो बची कुची जो भी इसकी इंटरनल एनर्जी है वो खर्च करेगा और काम करेगा। ये बिल्कुल उस तरीके से है कि लेट सपोज मुझे क्लास लेनी है और कोई बोले कि मैम खाना खा लो और क्लास ले लो। इट मीन्स खाना खा लोगे, थोड़ी एनर्जी आप में आ जाएगी, आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी और आप काम कर लेना, दैट इज वर्क कर लेना। और इसका दूसरा सिनेरियो सुनो, किसी ने मुझे खाना ही नहीं दिया, दैट इज बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही, और फिर कहा अब क्लास लो। इट मीन्स जितनी भी मेरी इंटरनल एनर्जी है उसको यूज करके, खर्च करके मैं आपकी क्लास लूंगी। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जब बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रही तो एट द कॉस्ट ऑफ अपनी ही ओन इंटरनल एनर्जी को यूज करके ही एक्सपेंशन हो पाएगा। तो कहना फिर तो हमारी इंटरनल एनर्जी खर्च होगी, तो कहना इंटरनल एनर्जी हमारी डिक्रीज होगी ना इस केस में। इट मीन्स टेम्परेचर भी हमारा तो डिक्रीज ही होगा, करेक्ट है। और ये किसका केस है, कहना एक्सपेंशन का केस है, समझ पाए क्या। एक्सपेंशन में, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी घट रही है क्योंकि खर्च हो रही है ना, ठीक है। डन है। इसका मतलब है, नोट लगा के एक बात बोल सकते हैं हम लोग, नोट लगा के एक बात बोल सकते हैं कि एडियाबेटिक में जो वर्क डन है वो एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। चाहे इंटरनल एनर्जी बढ़े या घटे, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे ही आप काम करते हो, या तो उसको इंक्रीज करते हो या उसको डिक्रीज करते हो। रीजन बीइंग कि कोई एनर्जी आ जा नहीं पा रही, ना तो बाहर जा पा रही है ना अंदर आ पा रही है। डन है, क्लियर है। ये प्रोसेस था आपका एडियाबेटिक प्रोसेस, ओके है ना। ये प्रोसेस था एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें क्लियरली एक बात हम समझ पाए। एक बात क्लियरली जो समझ में आई वो ये है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू होता है। डन। अब आप चाहे मेरे से कोई भी बात कर लो, आप मेरे से दो बातें कर लो कि मैम अब आप मुझे बताओ कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्या होगा। सुनना देखो ध्यान से, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है डेल्टा यू तो डब्ल्यू के बराबर ही रहेगा, चाहे कोई भी हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, ये चीज थोड़ी ना बदल जाएगी। इट मीन्स ये जो आप बात कह रहे हो ये बात एडियाबेटिक के लिए फॉर ऑलवेज है, ये बात ट्रू है। दिस थिंग इज ट्रू फॉर एडियाबेटिक इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये तो फिक्स है। डन। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप कहोगे डेल्टा यू तो अभी भी स्टिल डब्ल्यू के बराबर है, और क्योंकि ये इरिवर्सिबल है इसको लिख सकती हूँ माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, लिख सकते हो ना, इतना ही लिख सकते हो। इरिवर्सिबल में बस इतना ही लिखते हैं। डन। और डेल्टा यू को लिख सकते हो एन सी वी डेल्टा टी। अब इस ये जो इक्वेशन बनी है ना, इस इक्वेशन से काफी बार सवाल आता है ना। इस इक्वेशन से एनईटी दैट इज न्यूमेरिकल बनते हैं। कैसे बनते हैं सुनना, यहाँ से हम लोग कहते हैं कि एन सी वी टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू माइनस का पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। अब क्वेश्चन कैसा बनता है, क्वेश्चन आपको तीन वेरिएबल में घुमाएगा। एडियाबेटिक से प्रोसेस से क्वेश्चन तीन आपको वेरिएबल में घुमाएगा। या तो वो आपको प्रेशर्स की वैल्यू पूछ लेगा, चाहे वो इनिशियल हो कि फाइनल हो, या फिर वो आपको टेम्परेचर्स की वैल्यू पूछ लेगा, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, या फिर वो आपको वॉल्यूम्स में घुमाएगा कि वी इनिशियल या वी फाइनल। कहने का मतलब है तीन ही वेरिएबल हैं जिनके आंसर्स आपको चाहिए होते हैं। कभी हो सकता है कि वो आपको टेम्परेचर दे दे और फाइनल वॉल्यूम पूछ ले, कभी हो सकता है टेम्परेचर और प्रेशर में घुमा ले, और कभी हो सकता है वॉल्यूम और प्रेशर में घुमा ले। इट मीन्स इन तीन वेरिएबल्स में आपस में कोई ना कोई दो कॉम्बिनेशन बनते हैं और सवाल बन जाता है। समझ नहीं आ रहा होगा अभी तक, देखो कैसे। ऐसे जैसे लेट सपोज मैंने आपको बोल दिया कि एक मोनोएटॉमिक गैस है, अब ये क्वेश्चन भी लूंगी फिर समझ में आ जाएगा। लेट सपोज कि एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका CV आपको पता होता है कि 3/2R, करेक्ट है ना, ये आपको आ गया। डन। अब अगर मोनोएटॉमिक गैस है, आपको CV पता है, 1 मोल गैस है, ये भी क्लियर है,
मैंने बोल दिया 300 केल्विन है इनिशियल टेम्परेचर, ये भी आपको पता है। मैंने बोल दिया जो पी एक्सटर्नल है वो 2 एटीएम है, तो ये भी आपको पता है। फाइनल वॉल्यूम मैंने बता दी 4 लीटर हो रही है, डन है। इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर है, डन है। सब आपको पता है। और इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूँ व्हाट इज फाइनल टेम्परेचर, बता सकते हो? बिल्कुल बता देंगे मैम, सब कुछ उधर भेज देंगे, एक इक्वेशन ही तो है, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, डन है ना। आराम से हम लोग T2 सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया ना कि इस क्वेश्चन में इस टाइप में वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन पूछा हुआ है। अब बिल्कुल क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगला टाइप क्या बन सकता है? अगला टाइप ये बन जाएगा कि मैं आपको सब कुछ दे दूं, NB, CV भी, T2 भी, T1 भी और V2 पूछ लूं, है ना। इस बार मैंने V2 पूछ लिया और सब दे दिया आपको, P एक्सटर्नल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो पूछ लिया वॉल्यूम, कर लोगे बिल्कुल। इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और V2 आ जाएगा, डन है ना। हो सकता है। अब मैम अगर प्रेशर पूछ लिया तो, और इस इक्वेशन में कहीं भी प्रेशर नहीं है, सही बात है ना। अगर प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन पूछ लिया और कहीं भी इस इक्वेशन में प्रेशर तो है ही नहीं, तो फिर आप कहना इसको लिख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कि NCV T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू माइनस का P एक्सटर्नल, इसे आप लिख सकते हो nRT2 बाई P2, है ना भाई। PV इक्वल्स टू nRT से हम लोग लिख सकते हैं, और माइनस का nRT1 अपॉन में P1 ऐसे लिख सकते हैं। अरे मैम इसमें 3 प्रेशर आ गए, एक P1 आ गया, एक P2 आ गया, एक P एक्सटर्नल आ गया, 3 प्रेशर आ गए। तो कहना P1 इनिशियल प्रेशर है, P2 फाइनल प्रेशर है, और ये कोई एक्सटर्नल प्रेशर है। इट मीन्स आपके पास में 3 टाइप के प्रेशर होते हैं, ध्यान से सुनो, एक इनिशियल, एक फाइनल, और तीसरे नंबर का है एक्सटर्नल प्रेशर। कभी कभी क्वेश्चन में एक्सटर्नल प्रेशर अलग से नहीं मिलता, और नहीं मिले तो आप फाइनल के बराबर ही मान लेना। इफ इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, आपको अगर इफ इट इज नॉट गिवन एज P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल आपको नहीं दिया हो, तो यू कैन टेक P फाइनल एज P एक्सटर्नल। आप P एक्सटर्नल और P फाइनल को सेम समझ सकते हो उस पर्टिकुलर केस में, समझ गए बात, है ना। जो आपको ये ना दिया हो तो आप इन दोनों को सेम समझ सकते हो, और अगर दिया है तो वही वाला पुट करना जो दिया है, समझ गए ना। अभी बात समझ में आएगी मैं क्या बोल रही हूँ। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, जिससे आपको मेरी बात क्लियर हो। देखो एक सवाल है मेरे पास में, सवाल कुछ इस तरीके से है, ये देखो। सवाल आपसे आता है कि कंसिडर 2 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस एट 300 केल्विन, है ना, एंड दिस मच प्रेशर टू बी एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ दिस अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप सही से पढ़ते हो ना क्वेश्चन को, तो आप नोटिस कर पाओगे 2 मोल दिए हैं, है ना। देखो समझना आपको क्या क्या बोला है। एक तो आपको दिया है कि 2 मोल है, एक आपको बोला है कि टेम्परेचर इनिशियल 300 केल्विन है, सही है। जो इनिशियल प्रेशर है वो 0.609 मेगा पास्कल है, करेक्ट है। ये तो P1 हो गया ना, इनिशियल प्रेशर हो गया, डन। एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू अ फाइनल प्रेशर ऑफ दिस, इट मीन्स P फाइनल दिया है, P2 दिया है। P2 कितना है? 0.208 मेगा पास्कल। और फिर बोल रहे हैं अगेंस्ट जो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। देखो आपके लिए इंडिकेशन है कि अगर आपको क्वेश्चन में इरिवर्सिबल नहीं देगा तो एक लाइन जरूर मेंशन करेगा, और वो लाइन है अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अगर आप ये लाइन पढ़ के ये समझ पा रहे हो कि इरिवर्सिबल है, देन दिस इज बेस्ट। इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो टर्म आती है वो किसको इंडिकेट करती है? इरिवर्सिबल प्रोसेस को इंडिकेट करती है। तो कहना इसका मतलब मैम मेरे को P एक्सटर्नल भी गिवन है, और वो गिवन है 0.101 मेगा पास्कल। अगर इस सवाल में मान लो P एक्सटर्नल ना दिया होता तो कहना अगर P एक्सटर्नल ना दिया होता तो, अगर P एक्सटर्नल नहीं देते ना तो मैं P फाइनल और P एक्सटर्नल को सेम समझती, और अगर मुझे दिया है तो मेरे लिए फिर 3 टाइप के प्रेशर है, P1, P2 और P एक्सटर्नल। समझ पाए? सॉर्टेड है आपको ये, डन। मेरे से क्या पूछा है? मेरे से पूछा है कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज T2 क्या होगा, ये पूछा है, डन है। T2 क्या होगा, मेरे को समझ में आ गया कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस दिया है, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो बिल्कुल मैं इक्वेशन वही लगाऊंगी। देखो कैसे कि एडियाबेटिक में कुछ हो ना हो, एडियाबेटिक में हम ये समझते हैं कि ऐसे होता है, आप ये जानते हो ना, हाँ, रटने की कुछ भी नीड नहीं है, आप ये समझते हो, डन। इसको लिख दो कि NCV T2 माइनस T1, डन है ना। और इसको लिख लो माइनस का P एक्सटर्नल, डेल्टा V लिखते हैं अपन, लेकिन अब लिखेंगे nRT2 बाई P2 माइनस का nRT1 अपॉन में P1, लिख सकते हैं ऐसा, डन है। सारी वैल्यूज गिवन है, अपन स्टार्ट कर सकते हैं। देखो कैसे, CV गिवन है क्या? CV आपको क्या बोल रखा है? डायटोमिक गैस जिसका CV मेंशन नहीं है। अभी के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा है ना आसान बनाने के लिए मैं यहाँ मोनोएटॉमिक लिख देती हूँ, क्योंकि उसका CV डायरेक्टली याद होता है ना हमें। वैसे तो आपको डायटोमिक का भी होना भी चाहिए, लेकिन फिलहाल के लिए इसको मोनोएटॉमिक लिख देती हूँ। तो बोलना N दे रखा है 2 मोल
CV दे रखा है 3/2R, है ना, 3/2R होता है मोनोटॉमिक का CV, करेक्ट है। मैंने सारे CV वगैरह सब कुछ आपको कैलकुलेट करना सिखा रखा है ना, अगर आप बैच से है तो। और बाकी तो मैं मान के चल रही हूँ अगर आप कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो आपको ये CV निकालना आता होगा, है ना। जो हम CV निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प से निकालते हैं, आई होप आपको आता है इतना। डन। तो CV हम लोग निकालते हैं 3/2R आता है। T2 कितना है हमें नहीं पता, और T1 कितना है 300 केल्विन, यही है ना, T1 है 300 केल्विन। डन है। यहाँ लिखा माइनस का P एक्सटर्नल कितना है, P एक्सटर्नल दे रखा है आपको 0.101, लेकिन ये तो मेगा पास्कल में, कोई बात नहीं, रख लो इसी में ही। N की वैल्यू 2 मोल दे रखी है, N और R में कॉमन ले लूँ क्या, पूरे में से N और R में बाहर ही ले सकती हूँ कि N और R। डन है ना। यहाँ आ जाएगा T2 जो मुझे पता नहीं है, P2 कितना है, P2 आ जाएगा 0.208, तो इसको आप लिख सकते हो 0.208, माइनस का T1 है 300 और P1 कितना है देख लो आप, P1 है 0.609, क्या ना 0.609। डन, ये हो गया। NR दोनों साइड से कट जाएगा, देखो NR कॉमन आ गया, R से R गया, ये 2 मोल से ये N चला गया, भाई 2 मोल ही तो है दोनों साइड, तो N तो कट गया। डन, ये बचा 3/2 T2 माइनस का 300 इंटू 3/2, इंटू कर दिया इसको दोनों साइड, है ना, ऐसे सॉल्व भी कर रही हूँ और कुछ नहीं, मैंने इनको कोई कन्वर्ट नहीं किया, यूनिट मेगा पास्कल में ही रखा है। माइनस का 0.101 T2 अपॉन में 0.208 और माइनस माइनस का प्लस 300 अपॉन में 0.609 इंटू में 0.101, ऐसे कर लिया। उसको उठा के इधर ले आओ, T2 को उधर भेज दो, सॉल्व कर लो, सिंपल कैलकुलेशन है, आराम से सॉल्व होगा ये। मेगा पास्कल को कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, है ना। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू 10⁶ पास्कल, करना चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, बट नीड नहीं है, आप ऐसे भी सही आंसर ला सकते हो। बस दिक्कत इतनी सी होगी कि आप कन्वर्ट नहीं करोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, और तो कुछ नहीं। कन्वर्ट करोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, आराम से कन्वर्ट करके क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। डन, ऐसे कर सकते हो। तो आप जब कन्वर्ट वगैरह कर लेना, या नहीं करोगे तो भी सही आएगा। T2 आप मुझे सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, ये केल्विन में कुछ आ रहा होगा, है ना। आराम से कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन एकदम। डन। जो बैच वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये काइंड ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप मुझे आंसर करोगे कि इसका फाइनल टेम्परेचर कितना आ रहा है, आप लोगों ने सब पढ़ रखा है। और जो नए फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये प्रैक्टिस ही है कि आप बताइएगा मुझे करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, केल्विन में आ रहा होगा कुछ। डन, बढ़ते हैं आगे। ये बात थी आपके इरिवर्सिबल एडियाबैटिक की, जो मैंने आपसे यहाँ तक क्लियर कर ली कि एडियाबैटिक में इरिवर्सिबल है तो ये फॉर्मूला चलता है। अब आप रिवर्सिबल की कहानी सुनना, देखो रिवर्सिबल में क्या है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक में हम लोग ऐसे बोलते हैं कि ये चीज़ तो सेम है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू डब्ल्यू, इट मीन्स NCV डेल्टा T माइनस का P एक्सटर्नल डेल्टा V। अरे मैम एक दिक्कत है, देखो NCV T2 माइनस T1 तो सॉर्टेड है, मैम P एक्सटर्नल को P इंटरनल के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मैंने कहा डन, लिख सकते हैं। अगर अपन लिख सकते हैं तो यहाँ लिखेंगे माइनस का P इंटरनल और डेल्टा V। P इंटरनल P गैस ही तो है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन में V, और यहाँ आ जाएगा V2 माइनस V1, करेक्ट है क्या। अब आपके लिए मुसीबत हो जाएगी कि इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना। इट मीन्स रिवर्सिबल एडियाबैटिक को यहाँ तक रोकना, और एक बात समझना कि जो रिलेशन आपसे यहाँ से निकले ना, आपके पास में इरिवर्सिबल में क्लियर कट एक इक्वेशन बन गई जिससे आप तीनों के रिलेशन निकाल पा रहे हो, टेम्परेचर, वॉल्यूम या प्रेशर, तीनों को सॉल्व कर पा रहे हो। लेकिन इस इक्वेशन से सॉल्व करवाना आसान नहीं होता क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे हो। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि कभी भी आपको रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, जानते हो ना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक में प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में कोई रिलेशन चाहिए ना, तो ये रिलेशन इक्वेशन से नहीं आता, ये आता है पॉइजन इक्वेशन से, है ना। ये इस पीछे वाली इक्वेशन से कभी भी सॉल्व नहीं होता, यहाँ तक कि मामला खराब हो जाता है। इसके बाद ये सॉल्व होता है पॉइजन इक्वेशन से। पॉइजन इक्वेशन की अपनी डेरिवेशन है ना, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं एक लेक्चर में वो अभी यहाँ पे करवा दूँ, यहाँ पे मुझे मल्टीपल चीज़ें करवानी है, तो मैं डेरिवेशन नहीं करवा रही हूँ। बट पॉइजन इक्वेशन जैसे आती है वो ये आता है कि TV है ना, PT एंड PV। इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ अपने लेक्चर में कि भाई जैसे लेट सपोज आप गर्मियों में TV देख रहे थे, है ना, TV देखते देखते आपकी मम्मी ने पिटाई कर दी, पिट्टी हो गई जी, है ना, और फिर बोला कि पढ़ाई कर लो, दैट इज पढ़ भी लो, तो PV, करेक्ट। समझाने का तरीका है, कहना TV, PT और PV
ये आपको याद रखना चाहो तो गामा गामा गामा, याद रखना चाहो, चॉइस नहीं है, याद रखना ही है। तो गामा गामा एंड गामा, यहाँ लिखना गामा-1, यहाँ लिखना 1 - गामा। ये जो डायगोनल है ना, बस इनमें अपोजिट करना होता है। वापस सुन लो क्या बोला। देखो मैंने ऐसे इसको मैं ऐसे याद रखती हूँ, या मेरे स्टूडेंट जैसे याद रखते हैं कि टीवी देख रहे थे, पिट्टी हो गई, फिर पीवी, करेक्ट है। टीवी पीटी पीवी, यहाँ आपने गामा लिखा, यहाँ भी गामा, यहाँ भी गामा, करेक्ट है ना। यहाँ गामा-1 लिखा, यहाँ 1 - गामा लिख दिया, ओके। और ये सब के सब कांस्टेंट रहते हैं, ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, और ये भी कांस्टेंट होता है ना। ये तीनों ही कांस्टेंट के बराबर होते हैं। क्या मतलब समझ नहीं आया? अरे मतलब ये कि T1 V1 की पावर गामा-1 इज इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा-1, ऐसा लिख सकती हूँ। ऐसी चीज़ इसके लिए लिख सकती हूँ, ऐसी चीज़ इसके लिए लिख सकती हूँ। दे ऑल आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये सब के सब कैसे हैं? कांस्टेंट के बराबर है। डन है क्या? ये बात हो गई। इनको कहते हैं पॉइजन इक्वेशन, जिसकी बिल्कुल कंडीशन है ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कि पॉइजन इक्वेशन कभी भी एडियाबेटिक इरिवर्सिबल में मत लगाना। ये हमेशा और हमेशा एडियाबेटिक, रिवर्सिबल और आइडियल गैस के लिए ही लगता है। डन है। इसकी फॉरमोस्ट 3 कंडीशंस हैं कि हमेशा ये रिवर्सिबल, सेकंड पॉइंट एडियाबेटिक, है ना, और तीसरी बात, अरे एडियाबेटिक तो होगा ही सबसे पहले, एडियाबेटिक, रिवर्सिबल, आइडियल गैस। इन कंडीशंस में ही आप इनको लगा सकते हो। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक में आप इसको नहीं लगा सकते, गलत आएगा आंसर। डन। चलो एक क्वेश्चन है इस पे भी। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, देखना एक बार क्या है। सवाल आपका ऐसा है कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेजेंस ऑफ द गैस इज प्रेशर ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, देन Cp/Cv इज। जो पीछे गामा 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 आ रहा था ना, मैं आपको बताऊं एक बात, जो पीछे गामा आ रहा था एक्चुअली वो गामा ही Cp/Cv होता है, जिसको हम पॉइजन्स रेशो कहते हैं, है ना। इस चीज को हम पॉइजन्स रेशो कहते हैं, दैट इज Cp/Cv। इसका रेशो गामा होता है, करेक्ट। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि Cp/Cv क्या है। इट मीन्स मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गामा क्या है। डन। देखो सवाल ऐसे बोल रहा है आपसे, देखना एक बार। सवाल बोल रहा है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर जो है गैस का वो प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर। देखो क्या बोला, क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के क्यूब के प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमने इरिवर्सिबल में तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, ओनली रिवर्सिबल में हमने एक बात पढ़ी थी कि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है। देखो पीछे पढ़ा है, प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ ऐसा रिलेशन होता है, लेकिन मैम इसकी कंडीशन है कि प्रेशर और टेम्परेचर साथ होते हैं, डायरेक्ट में नहीं होते। देखो आप, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये तो ऐसे है। इट मीन्स मुझे लिखना चाहिए P इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट K टेम्परेचर का क्यूब। डन है। मुझे लिखना चाहिए P अपॉन में टेम्परेचर का क्यूब इज इक्वल्स टू K। मैम ये क्या कर रहे हो, ये एक्चुअली मैं प्रेशर और इसको दोनों को सेम साइड ला रही हूँ, तो प्रेशर टेम्परेचर की पावर -3 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब आप जरा पीछे जाके इसको मैच करो, क्या ये एग्जैक्टली इसी इक्वेशन के जैसा बन गया क्या? बोला हाँ, अब प्रेशर और टेम्परेचर सेम साइड आ गए। अब हम इसको मैच कर सकते हैं अपनी इक्वेशन से और गामा निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मुझे पता है कि पीछे जो इक्वेशन है वो ये कहती है कि P की पावर 1 - गामा, T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ऑन कंपेयरिंग दिस फॉर्मूला विद माय प्रेजेंट इक्वेशन, अगर मैं उससे इसको कंपेयर करूं तो वो है P V की पावर -3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, है ना। कुछ हो पा रहा है क्या? कहना नहीं, मैच नहीं हो पा रहा। इट मीन्स एक बात हो सकती है कि अगर आप इस इक्वेशन में 1 - गामा और यहाँ पे 1 - गामा कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो कट जाएगा। कहना ये रह जाएगा P T की पावर गामा अपॉन 1 - गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। नाउ यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ द इक्वेशंस। कहना इसे और इसे अब कंपेयर किया जा सकता है ना। ट्रिकी से क्वेश्चंस हैं बट बढ़िया है। इन क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हो कि अब ये कंपैरिजन में आ सकते हैं। डन। तो अब देखो P की पावर तो 1 है, यहाँ भी 1 है, वो तो सेम है। यहाँ से कहना कि गामा अपॉन 1 - गामा जो है वो -3 के बराबर है। गामा इज इक्वल्स टू -3 1 - गामा, और गामा सॉल्व कर दो। गामा -3 प्लस का 3 गामा, इसको इधर ले आओ। है ना, ये आ गया आपके पास में, कितना बन रहा है ये, गामा माइनस का 3 गामा इज इक्वल्स टू -3, माइनस का 2 गामा इक्वल्स टू -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, गामा इक्वल्स टू 3/2। Cp/Cv पूछा है, गामा थोड़ी पूछा है, बट गामा Cp/Cv ही होता है। इट मीन्स आपके पास में जो आया है 3/2, ये क्या आया है कि ना Cp/Cv का रेशो। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 3/2। डन है। ऐसे इक्वेशंस एडियाबेटिक के होते हैं। समझ पाए आप लोग? अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। और तो हम लोग बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट में आइसोकोरिक प्रोसेस की, है ना, कि एडियाबेटिक पढ़ लिया था, आइसोथर्मल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं
आइसोकोरिक प्रोसेस की, ठीक है। आइसोकोरिक क्या होता है? आइसोकोरिक का मतलब है जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होती, राइट। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट है इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम कैसा आएगा? जीरो आएगा, कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होता, राइट। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हो, और वो ये है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, और डब्ल्यू को हम लोग लिखा करते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और इस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी में यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि वॉल्यूम तो बदल ही नहीं रही, तो डेल्टा वी तो जीरो है ना। जैसे डेल्टा वी जीरो होगा उसी के साथ में ये पूरा जीरो, इट मीन्स डब्ल्यू जीरो, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आइसोकोरिक प्रोसेस में काम नहीं होता। इट मीन्स आइसोकोरिक प्रोसेस में देर इज नो वर्क डन, क्योंकि वर्क डन जीरो हो गया। रीजन बीइंग कि वॉल्यूम ही जीरो हो गया, वॉल्यूम का चेंज ही जीरो हो गया, डेल्टा वी जीरो हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी से ये पूरा का पूरा उड़ गया, इट मीन्स डब्ल्यू भी उड़ गया। तो क्या ना, नोट लगा के एक बात समझ सकते हैं, सिंपल सॉर्टेड सी, कई बार पूछ लेते हैं आपसे, है ना। तो इसको हम समझ सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस में in isochoric process there is no work done, right, there is no work done, इसमें कोई वर्क डन नहीं होता। एक तो बात आपको ये समझनी है। फिर इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन सिर्फ किस में इन्वॉल्व होगा, आप खुद सोचो। डब्ल्यू उड़ चुका, तो क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू। अब हो सकता है आपसे इस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है आपसे स्टेटमेंट पूछ लें कि इन आइसोकोरिक प्रोसेस देयर इज नो वर्क डन, या कैसे भी पूछ लिया जाए, बट एक ही बात क्लियर है कि फर्स्ट लॉ से वी कैन से ओनली दिस कि डेल्टा यू क्यू के बराबर है, क्योंकि डब्ल्यू तो उड़ चुका है, डन। अब इस पे कुछ भी चीज आ जाए, बी रेडी फॉर दैट। एक क्वेश्चन आया था ये वाला, जैम 22 का ये सवाल है, आइसोकोरिक प्रोसेस पे ये सवाल था। देखो कैसे था, आपसे पूछ रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो पक्का से ये आइसोकोरिक ही है, ठीक है। अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, 1 किलो जूल ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड टू 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 1 atm एंड 298 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज, इट मीन्स मेरे को कुछ आता हो या ना आता हो, है ना। एक बात पता है कि भाई आइसोकोरिक के लिए डेल्टा यू जो है वो क्यू के बराबर होता है, डन। ये बोल रहे हैं कि 1 किलो जूल ऑफ हीट ट्रांसफर्ड, इट मीन्स ये जो है ये 1000 जूल है, किलो जूल है ना, जूल में कन्वर्ट कर लिया, 1000 जूल है, डन। यहाँ से लिख सकती हूँ डेल्टा यू को कि एन सी वी डेल्टा टी होता है, डन है। इसका मतलब एन सी वी टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू 1000 है, सॉर्टेड है, ये भी क्लियर है ना। अब देखो कितने मोल है, कितने मोल है, 2 मोल, और सी वी कितना है, कुछ दिया है क्या आपको? सी वी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है? सीवी के लिए आपको कुछ नहीं बोल रखा, लेकिन सीवी के लिए एक बात समझ सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप उसको मोनोएटॉमिक मान सकते हो, है ना। इफ नथिंग इज बीइंग मेंशन कि आपको गैस नहीं दी, डाई है कि मोनो है, तो जनरली आप उसको मोनोएटॉमिक मान सकते हो, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। इट मीन्स मैं इस गैस को मोनोएटॉमिक गैस मान सकती हूँ, और अगर ये मोनोएटॉमिक है तो सीवी है 3/2 R, इट मीन्स ये तो है 3/2 R। और T2 कितना है, फाइनल निकालना है हमें, इनिशियल टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन है, इज इक्वल्स टू 1000, राइट। आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3RT2, R की वैल्यू 8.314 है, माइनस का 3R इंटू 298, ये बन रहा है, उधर 1000 है, R आप सॉल्व कर लो, इसमें उधर ले जाओ और T2 सॉल्व कर दो, एकदम आसान है, कर लोगे ना। हाँ भी, बस इसमें से T2 निकालना है। तो क्वेश्चन कैसा आया? क्वेश्चन सिर्फ इस फॉर्मूले पे बेस्ड आया, इस फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। आप कह सकते हो 3RT2 माइनस का 298 इंटू में 3R बाई, अच्छा 2 तो हट ही गया, इज इक्वल्स टू 1000, है ना। आपको लिखना है कि 3RT2 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस में 298 इंटू में 3R, और अपॉन में बाद में कर देना है ये 3R, डन। इसे आप सॉल्व कर लो, केल्विन में आपका आंसर आ जाएगा। ये था जैम 22, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी पे मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। तो ये जो क्वेश्चन था ये आइसोकोरिक प्रोसेस पे बेस्ड था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, ऐसे ही लास्ट में आपके पास में आइसोबैरिक प्रोसेस भी आ जाएगा, है ना। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है कि जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो, जहाँ पे क्या हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, इट मीन्स डीपी कैसा हो, 0। अब ये जो वर्क डन है ना आपके थर्मो में, ये वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है। अगर प्रेशर ही नहीं है, कहीं पे वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब चेंजेस ही नहीं हो रहे, है ना, कोई प्रेशर ही नहीं है, तो फिर कहना कि कोई भी वर्क डन। अच्छा एक सेकेंड, एक गलती है, एक गलती ये है कि प्रेशर नहीं है ना। देखो कितना मिस्टेक है, सुनना एक बात, जैसे ऐसे बोलते हैं कि जब वॉल्यूम ही नहीं है, वॉल्यूम का चेंज ही नहीं है, क्योंकि वर्क डन के फॉर्मूले में, और अक्सर ऐसी गलती होती है, वर्क डन के फॉर्मूले में माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी है, डन। अब यहाँ पे डेल्टा वी इन्वॉल्व हो रहा है। अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है ना कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, और अक्सर गलती हो जाती है जनरली कि आइसोबैरिक प्रोसेस है तो वर्क डन जीरो, वर्क डन जीरो, क्योंकि मैम प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, प्रेशर ही नहीं है। अरे सुनो, प्रेशर है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है,
किसने बोला प्रेशर नहीं है? प्रेशर है, प्रेशर कांस्टेंट है जरा, चेंज इन प्रेशर 0 है, प्रेशर तो है ना। ऐसा समझ लो कि आपके मार्क्स 30 आ रहे थे, 30 के 30 आए जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है मार्क्स 0 आ रहे हैं लेकिन चेंज नहीं आ रहा। इट मीन्स कि प्रेशर तो है, प्रेशर में चेंज 0 है। तो W के फॉर्मूले में कोई प्रेशर का चेंज थोड़ी ना पूछता है, प्रेशर ही पूछते हैं। इट मीन्स प्रेशर तो है तो वर्क डन 0 कैसे हो सकता है? इट मीन्स वर्क डन आइसोबैरिक में नॉन 0 होता है। प्रेशर तो है ना, कांस्टेंट है, वो अलग बात है। डन। तो बोलना कि आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन नॉन 0 होता है, आइसोकोरिक में 0 है। रीजन बीइंग कि वॉल्यूम चेंज 0 हो जाता है, समझ गए? क्योंकि वहां वॉल्यूम चेंज से डील कर रहे हैं। डन। तो आइसोकोरिक में वर्क डन 0 है, आइसोबैरिक में वर्क डन 0 नहीं होता, वर्क डन होता है, काम होता है। डन है। अब बढ़ते हैं हम आगे। कुछ सवाल ऐसे मिसलिनियस से आते हैं जो अक्सर पूछे गए हैं। नंबर 1 पॉइंट कि अगर बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं है, P एक्सटर्नल 0 है, तो W क्या है? तो बोलना तब W 0 है, क्योंकि माइनस P एक्सटर्नल dV होता है जब P एक्सटर्नल ही नहीं है तो W 0। ठीक है। एक पॉइंट ऐसे आता है इसी पॉइंट में कि जब बाहर से प्रेशर ही नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है, इसी चीज को कहते हैं वैक्यूम, है ना। इसी चीज को वैक्यूम भी कहा जाता है। आपसे पूछें कि वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट नो एक्सटर्नल प्रेशर, जो वर्क डन होता है चाहे एक्सपेंशन का चाहे कंप्रेशन का, एक एक्सटर्नल प्रेशर रहता है जिसके अगेंस्ट काम हो रहा है। जब वही नहीं है, दैट इज वैक्यूम है, तो कौन सा वर्क डन? इट मीन्स कहना कि P एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन 0 है। वैक्यूम है इसका मतलब भी वही है कि बाहर कोई प्रेशर ही नहीं है, इसका मतलब भी W 0 है ना। एक और टर्म आती है कि फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, ये भी वही है कि फ्री एक्सपेंशन का मतलब है कि बाहर से कोई प्रेशर ही नहीं है। इट मीन्स W कैसा है? 0 है। ये तीनों चारों कंडीशन, दोनों तीनों आपको ध्यान रखनी है कि इनमें वर्क डन होता ही नहीं है। कई बार आपको सवाल में फंसाया गया है, जब आपसे पूछते हैं कि इसमें क्या वर्क डन होगा, तो वर्क डन होगा ही नहीं, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन, वैक्यूम या P एक्सटर्नल 0 तीनों चीजें एक ही है कि काम नहीं होता। डन। वर्क डन 0 होता है। डन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रोसेस की। अगर इन सारे प्रोसेस को मैं कंपैरिजन में लेने लगूं कि इन चारों को मैं कंपेयर कैसे करूं, है ना। आपके पास में चारों के चारों प्रोसेस हैं और अब अगर हमें कंपेयर करना है तो आप कैसे कंपेयर करोगे? देखो, पीवी ग्राफ बनता है जिससे हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिएगा, यहाँ चलता है प्रेशर, यहाँ चलता है वॉल्यूम, और आपको इनको कंपेयर करना है ना, कि कौन कहाँ आना चाहिए। एक बात है कि अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं और इस लाइन को अगर आप पीछे एक्सटेंड करके देख पाओ ना, अभी आपको लास्ट में मैं क्वेश्चंस कराऊंगी इनसे बेस्ड, आपको अगर एक आप देख पाओ तो इस थ्रू आउट इस लाइन पे प्रेशर एक ही है। इट मीन्स ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कांस्टेंट प्रेशर को, दैट इज आइसोबैरिक को। करेक्ट है क्या? आइसोबैरिक प्रोसेस को। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं वर्टिकली, है ना, ऐसे, तो इट मीन्स जब इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये आपको इंडिकेट कर रही है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये पक्का सा आइसोकोरिक है। डन। तो ये चीज आपको रिप्रेजेंट कर रही है आइसोकोरिक। आइसोबैरिक, आइसोकोरिक में किसी को डाउट नहीं होगा। डन है ये तो। आइसोकोरिक, आइसोबैरिक ऐसे, आइसोकोरिक ऐसे। लेकिन अब बात आती है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का क्या करना है ना। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक कहाँ जाएंगे? उनमें ना प्रेशर ना वॉल्यूम, कुछ ही कॉन्स्टेंट नहीं होता। उनको कैसे ड्रॉ करें? तो सुनो, जब आप उनको ड्रॉ करते हो और इफ इट इज, सुन लेना, अगर ये एक्सपेंशन के लिए ड्रॉ कर रही हूँ मैं, है ना, आप लोग पढ़ लेते हो कि हमेशा के लिए ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक्सपेंशन के लिए ड्रॉ कर रहे हो तो आप कहते हो कि एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ऊपर आता है, एडियाबैटिक थोड़ा जरा नीचे आता है। इट मीन्स ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है आइसोथर्मल को, है ना, और ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है एडियाबैटिक को इफ इट इज़ एक्सपेंशन। फिर कंप्रेशन का क्या बताऊंगी अभी, रुको। तो अगर ये चीज़ आपके एक्सपेंशन को बता रही है जहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, यू कैन सी द वॉल्यूम इज गेटिंग इंक्रीज। यहाँ से इनिशियली यू आर मूविंग फ्रॉम दिस सिचुएशन वेयर वॉल्यूम इज V1 टू द फाइनल वॉल्यूम, लेट से कि ये वॉल्यूम है तो V2। इट मीन्स बढ़ रही है वॉल्यूम, एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में हमेशा आइसोथर्मल ग्रेटर होता है देन एडियाबैटिक। ग्रेटर क्या? तो ग्रेटर स्लोप ग्रेटर होता है ना, ऐसे कह सकते हैं, नहीं तो अभी समझाऊंगी इन चीज़ों को और डिटेल में। तो सीधी बात यह है कि जब भी एक्सपेंशन आएगा, आइसोथर्मल थोड़ा ऊपर आएगा, एडियाबैटिक जरा नीचे आएगा। अब जरा मैं बात करती हूँ ये कैसे बने हैं। देखो, जब आप कंपैरिजन करते हो इन सब का, इन सब में भी सब तो क्लियर ही है, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक तो क्लियर है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का जब आप एक वो करते हो, कंपैरिजन करते हो, तब एक बात ध्यान से सुनना मेरी। देखो, जब कंपैरिजन करते हो तो आपको एक बात पता चलती है कि कंपैरिजन स्लोप से होगा, और इसका स्लोप निकल के आता है माइनस का P/V। ये कैसे आया, क्या आया, थोड़ा सा फिर से डेरिवेशन होती है कि ग्राफ बन रहा है P/V के क्रॉस, राइट, जैसे y/x, तो स्लोप किससे आता है? dy/dx, राइट। तो मेरे को निकालना पड़ेगा dp/dv, और वो dp/dv में कहाँ से निकालूंगी कि मुझे पता है P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ऐसे लिखते हैं, या मैं ऐसे ही इससे लिख सकती हूँ कि मुझे पता है PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। डन। मैं यहाँ से इन दोनों का डेरिवेटिव ले लूँ तो आ जाएगा P कांस्टेंट dV
प्लस वी कॉन्स्टेंट डी पी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा कि डी पी बाई डी वी इज इक्वल्स टू माइनस का पी बाई वी, तो मैंने वही लिखा था। इट मीन्स अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि ये चीज़ पी वी कॉन्स्टेंट होती है आइसोथर्मल के लिए, तो बस इसी से मैंने स्लोप निकाल लिया और कहा जो स्लोप आ रहा है वो माइनस का पी बाई वी आ रहा है। वेरी सिमिलरली एडियाबैटिक के केस में हम जानते हैं कि पी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है। इसको भी आप डेरिवेटिव लेके देखना, यहाँ से भी डी पी बाई डी वी जो निकल के आएगा स्लोप, वो माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी के आएगा, माइनस गामा एक्स्ट्रा आ गया, बोलना ये आएगा। ये स्लोप होता है एडियाबैटिक का, ये स्लोप होता है आइसोथर्मल का। अब जरा कंपेयर करो, देखो एक बार जब आप कंपेरिजन करोगे ना, जब आप कंपेरिजन करोगे तो आपको एक बात दिखेगी कि इसका स्लोप सिर्फ नेगेटिव स्लोप था, डिक्रीजिंग स्लोप होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, और वो मैग्नीट्यूड है पी बाई वी, राइट। इसका भी नेगेटिव स्लोप है लेकिन इसमें गामा एक्स्ट्रा आ गया, गामा 1 से बड़ा होता है ना। मान लो आपकी 1.5 वैल्यू है गामा की, लेट सपोज मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप देखोगे तो इसका स्लोप सिर्फ पी बाई वी आएगा, करेक्ट है। मान लो कि पी बाई वी ना 2 आ रहा है, ठीक है, और इसका स्लोप देखोगे तो ये माइनस का 1.5 से पहले इनटू भी करना पड़ेगा और फिर 2 है। इट मीन्स ये तो मैम माइनस का 3 आ रहा है, ये तो और नेगेटिव आ रहा है, ये सिर्फ 2 है तो वो -3 है। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ प्रेशर और यहाँ वॉल्यूम है ना, जो मोर नेगेटिव आना चाहिए वो कौन होना चाहिए, कहना मोर नेगेटिव वो आएगा। इट मीन्स एडियाबैटिक का स्लोप जो है ना वो जरा मोर नेगेटिव है। रीजन बीइंग कि इसका स्लोप सिर्फ माइनस पी बाई वी था तो उसका गामा टाइम्स एक्स्ट्रा है। इट मीन्स इसका स्लोप मोर नेगेटिव है, मोर नेगेटिव है। इसी चीज़ को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, तो कहना एडियाबैटिक जरा नीचे आता है, रीजन बीइंग कि मोर नेगेटिव स्लोप आता है। डन। तो ये जो स्लोप है मोर नेगेटिव, ये एडियाबैटिक को समझा रहा है, एडियाबैटिक को, और ये जो स्लोप है ये आपको आइसोथर्मल के लिए समझा रहा है। डन है। चलिए 2 बातें तो ये खत्म हुई। अब एक बात करते हैं आपसे, एक ये बात आती है कि रिवर्सिबल में काम ज़्यादा होता है या इरिवर्सिबल में। बस हम एक बात रट के बैठते हैं और वो ये बात है कि रिवर्सिबल में काम ज़्यादा होता है। अरे ये तो पूछ लो कि एक्सपेंशन के लिए कि कंप्रेशन के लिए, है ना। इट मीन्स आप रट्टे तो लगा लेते हो लेकिन वो रट्टे थोड़े जरा ऐसे ही होते हैं, है ना। तो सुनना, ये जो काम है कि रिवर्सिबल में वर्क डन ज़्यादा है या इरिवर्सिबल में वर्क डन, उसमें सॉरी, तो ये जो कंपैरिजन है आपका कि वर्क डन कहाँ ज़्यादा है ना, वर्क डन कहाँ ज़्यादा है, रिवर्सिबल में वर्क डन ज़्यादा है या इरिवर्सिबल में वर्क डन ज़्यादा है, डिपेंडिंग ऑन कि एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है ना, ये डिपेंड करता है। क्योंकि देखो रिवर्सिबल का मतलब हमेशा ये नहीं है, हमेशा रिवर्सिबल का ये मतलब नहीं है कि आपने एक एक चीज़ ऐड कर दी, है ना, छोटे छोटे स्टेप कर दिए, नहीं। आप अगर सही में समझना चाहते हो, वैसे तो इसकी अलग से डिटेलिंग आती है, वो काफ़ी टाइम ले लेगी अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगी। सिंपल ऐसी बात समझना कि अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो, है ना, अगर आप, पहले तो इसको लिख के समझाती हूँ कि अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो आप एक्सपेंशन में ध्यान रखना कि W जो वर्क डन है वो रिवर्सिबल का ज़्यादा होता है वर्क डन इरिवर्सिबल से। एक्सपेंशन में वर्क डन रिवर्सिबल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इरिवर्सिबल। रीज़न क्या है? इसको आप ऐसे समझो कि रिवर्सिबल का मतलब है एक्सपेंशन है। जैसे आप सपोज कर लो, जैसे क्लास में भी मैंने आपको बैच में भी समझाया था कि सपोज कर लो कि आपके ऊपर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, डन है, आप एक बार दबे हुए एकदम बुक्स में, और आपको एक्सपेंशन करना है, ऊपर आना है आपको, तो आप क्या करोगे? एक एक बुक हटाओगे। एक तो ये होता है कि एक एक बुक हटा लो, ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हैं और आपको एक्सपेंड करना, आपको ऊपर आना है। एक तो तरीका है कि आप एक एक किताब हटा लो और दूसरा तरीका है एक साथ किताब हटा दो। डन। किस में ज़्यादा मेहनत लगेगी? बोलना मैम एक एक किताब हटाऊंगा तो बहुत मेहनत लगेगी, है ना, एक साथ किताब हटाऊंगा तो मेहनत कम लगेगी। इट मीन्स जो एक साथ काम हो रहा है दैट इज इरिवर्सिबल, और जो थोड़े आपके स्टेप्स में हो रहा है बहुत सारे कि एक किताब हटाई फिर एक हटाई फिर एक हटाई, इट मीन्स जो बहुत सारे नंबर्स में इन्वॉल्व है वो है रिवर्सिबल। आपसे पूछो एक्सपेंशन करना है, ऊपर आना है, तो किताबें हटानी पड़ेंगी, कहाँ ज़्यादा मेहनत लगेगी? कहना एक एक किताब हटाने में, दैट इज रिवर्सिबल में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेंशन करना है, वर्क डन कहाँ ज़्यादा होगा, कहना वर्क डन रिवर्सिबल में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल। और यही अगर मैं आपसे कंप्रेशन में पूछूँ, कंप्रेशन में पूछूँ, है ना, कंप्रेस करने के लिए पूछूँ, मैं बोलूँ आपको, अगर आपको हम लोग, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे आपको बुक्स में दबाना है, ठीक है, कि आपको एकदम बुक्स रख दूंगी आपके ऊपर लाके, ठीक है, तो मेरी मेहनत कहाँ ज़्यादा होगी? मैं इतनी सारी किताबें उठा के लाऊंगी आपको एक साथ दबाने के लिए, राइट, या फिर मैं एक किताब में बैठी थी, एक किताब ये रख दी फिर एक रख दी, उसमें मेरी एफर्ट ही नहीं लग रहे। लेकिन अगर मैंने एक साथ इतनी सारी बुक्स उठा के लाई और फिर आपके ऊपर रखूंगी तो मेरी बहुत एफर्ट लगेंगे। इट मीन्स मैं आपसे पूछूं कंप्रेस करने के लिए मेरे को एफर्ट कहाँ ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं? मैं आपको इतना बोझ उठा के लाना पड़ रहा है जब जाके कंप्रेस हो रहा है। इट मीन्स कंप्रेशन में आपसे पूछा जाए तो कहना W इरिवर्सिबल ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू एक एक स्टेप वाला, दैट इज W रिवर्सिबल। डन है क्या? समझ पाए?
जहाँ पे मैं एक साथ की बात करती हूँ वो इरिवर्सिबल होता है, जहाँ मैं स्टेप एक एक की बात करती हूँ वो रिवर्सिबल होता है। इट मीन्स कहना मैम W इरिवर्सिबल इस कंडीशन में उल्टा होगा ना, इरिवर्सिबल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिवर्सिबल। डन है क्या? ये कंप्रेशन के लिए है, ये एक्सपेंशन के लिए है, हमेशा रिवर्सिबल ज़्यादा नहीं होता। ये तो पूछो एक्सपेंशन की बात कर रहे हो या कंप्रेशन की, तो अगर आप एक्सपेंशन की बात करते हो तो रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा है, अगर आप कंप्रेशन की बात करते हो तो इरिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा है। समझ पाए? डन है। अब अगर मैं इन दोनों से आपसे एक बात और कर लूँ कि मुझे ये बात बताओ कि चलो ये तो समझ गए है ना, हम ये तो समझ गए, देखना एक सेकेंड, हम ये तो समझ गए इसमें कि रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इरिवर्सिबल, ये तो सॉर्टेड है ना। अब आइसोथर्मल की एडियाबैटिक, कहना मैम अब ये भी सॉर्टेड है। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी पहले, फिर आपको बात समझ में आएगी। एक बात, अभी ना मेरे पास वो ग्राफ बनाने का इतना टाइम नहीं है, टाइम इसलिए कि क्योंकि अपने आप में वो 1-1.5 घंटे का टॉपिक हो जाता है, इतना वो समय नहीं है। मैं इन शॉर्ट आपको एक बात बताऊंगी, आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि एक्सपेंशन अगर आप कर रहे हो है ना, टिल सेम फाइनल वॉल्यूम, टिल सेम फाइनल वॉल्यूम, सेम फाइनल वॉल्यूम, या फिर लिख सकती हूँ सेम फाइनल प्रेशर, कुछ भी हो, सेम फाइनल प्रेशर तक, सेम फाइनल वॉल्यूम तक आप इस एक्सपेंशन कर रहे हो कि मैम 2 लीटर से 4 लीटर पे आ रहा था, ठीक है, वॉल्यूम फाइनल सेम रहेगी। अभी 4 लीटर पे आना हो सकता है आइसोथर्मल से आया हूँ, हो सकता है एडियाबेटिक से आया हूँ, मुझे नहीं पता है ना, लेकिन वॉल्यूम फाइनल सेम रहेगी कि मैं 4 पे ही आया हूँ। डन। तो अगर आपकी फाइनल वॉल्यूम सेम है या ऐसे ही फाइनल प्रेशर सेम है और आपको कंपेयर करना है कि मैम बताओ वी फाइनल किसका ज़्यादा होगा, सॉरी आपको अगर कंपेयर करना हो, सपोज कर लो कि फाइनल वॉल्यूम आपकी सेम है तो प्रेशर कंपेयर हो रहे होंगे। आप मेरे से पूछोगे मैम फाइनल प्रेशर किस में ज़्यादा आएगा, आइसोथर्मल में ज़्यादा फाइनल प्रेशर आएगा या एडियाबेटिक में, तो मैं कहूँगी हमेशा एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक्सपेंशन है तो हमेशा आइसोथर्मल जीतेगा। इट मीन्स अगर एक्सपेंशन है, इसके 4 ग्राफ बनते हैं ना, वो कभी डिटेल में किसी लेक्चर में बताऊंगी आपको, तो अगर आपके पास में एक्सपेंशन है तो हमेशा आइसोथर्मल की चीज़ें ज़्यादा आएंगी। इट मीन्स एक्सपेंशन है टिल सेम फाइनल वॉल्यूम तो कंपैरिजन प्रेशर्स का है, ठीक है। अगर फाइनल प्रेशर सेम कर रहे हो तो कंपैरिजन वॉल्यूम का है, फिर कहना फाइनल वॉल्यूम आइसो की ज़्यादा होगी फाइनल वॉल्यूम एडियाबेटिक से। समझ पाए? हमेशा आइसो ज़्यादा आएगा, हमेशा आइसो ज़्यादा आएगा इन केस ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। अब आप समझना, देखो कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेशन में एडियाबेटिक जीतता है, उल्टी हो रही है चीज़ें, उल्टी हो रही है। जैसे आप बोल रहे हो कि टिल सेम फाइनल वॉल्यूम, टिल सेम फाइनल वॉल्यूम तक आपको कंप्रेस करना है। जब फाइनल वॉल्यूम सेम ही हो गई तो कंपैरिजन किसका है, प्रेशर का। तो कहना फाइनल वॉल्यूम आपके कंप्रेशन में एडियाबेटिक का ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू आपकी फाइनल वॉल्यूम आइसोथर्मल। समझ पाए क्या? उस केस में कंप्रेशन में एडियाबेटिक ज़्यादा होता है और एक्सपेंशन में आपका आइसोथर्मल ज़्यादा आता है। डन है। ये तो थी सेम फाइनल वॉल्यूम। अगर सपोज करो कि सेम फाइनल प्रेशर तक कंप्रेशन हो रहा था, टिल सेम फाइनल प्रेशर, तो जब प्रेशर ही सेम हो गया तो कंपैरिजन किसका है, वॉल्यूम। तो कहना वी फाइनल एडियाबेटिक का ज़्यादा आएगा वी फाइनल आइसोथर्मल से। डन। ऐसी कुछ बातें होती है। ये स्लाइड आपको हो सकता है थोड़ी कम समझ में आई हो, है ना, क्योंकि इसके लिए ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट है और वो अभी समझाना पॉसिबल नहीं है। डन है ना। थोड़ा सा आइडिया रखना बस कि एक्सपेंशन में आइसोथर्मल ज़्यादा होता है, कंप्रेशन में एडियाबेटिक ज़्यादा आता है। डन। और वो भी कौन सा है, जब प्रेशर्स का कंपैरिजन या वॉल्यूम्स का कंपैरिजन हो रहा हो। चलो एक बात समझना, एक बात तो हम ये समझ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा होता है इरिवर्सिबल से, ये तो सॉर्टेड है। लेकिन अगर मैं आपको अब इसमें भी चॉइस दे दूं, इसमें भी चॉइस दे दूं कि मैं एक्सपेंशन की बात कर रही हूँ, एक्सपेंशन की, तो क्या बोलोगे? तो बोलना एक्सपेंशन में ही तो कहा था मैम कि रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल, है ना। एक्सपेंशन में रिवर्सिबल का वर्क डन ज़्यादा आता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। डन है, ये तो सॉर्टेड है। डन है ना, कर लोगे ऐसे। और ऐसे कंप्रेशन में पूछा जाए तो कंप्रेशन में भी आप ये चीज़ डन कर सकते हो, बता सकते हो कि अगर मैम कंप्रेस करोगे तो फिर W रिवर्सिबल कम आएगा एज कंपेयर टू W इरिवर्सिबल से। डन। इसमें मैं चाह रही थी कि मैं आइसोथर्मल एडियाबेटिक को भी इन्वॉल्व कर लूँ, बट वो और टाइम टेकिंग चीज़ हो जाएगी फिर, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी के लिए एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, आप कैसे आंसर करोगे इसका रीड करना एक बार। ये MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट है ये, है ना। ये क्वेश्चन MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। देखिएगा एक बार क्या होना चाहिए, अपने आप से आप आंसर करो, पॉज कर लो वीडियो और मुझे बताओ करेक्ट आंसर कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से स्टेटमेंट यहाँ से सही आ रहे हैं।
देखो अभी जो मैं पीछे आपको करवा रही थी ना उसमें थोड़ा सा लिख ही देते हैं। देखना जो मैं पीछे यहाँ पे करवाई थी उसमें थोड़ा बता ही देती हूँ। अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो रिवर्सिबल का वर्क डन इरिवर्सिबल से ज़्यादा होता है, ये तो सॉर्टेड है। और इसमें ये भी लिख सकते हो आप, और डिटेलिंग लिख सकते हो कि डब्ल्यू में भी डब्ल्यू रिवर्सिबल किसका ज़्यादा है, तो कहना डब्ल्यू रिवर्सिबल हमें पता है, आपने बताया था एक्सपेंशन में कौन ज़्यादा होता है, आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डब्ल्यू रिवर्सिबल। एडियाबैटिक इनमें भी कंपैरिजन हो सकता है ना, विल बी ग्रेटर दैन डब्ल्यू इरिवर्सिबल में आप कह सकते हो कौन सा आपके पास में ये क्या बोलते हैं इसको, आइसोथर्मल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डब्ल्यू इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। ऐसे कंपैरिजन आप कर सकते हो। कंप्रेशन में अपोजिट लिख लेना, डन है ना। चलिए ये नहीं, सॉरी ये देखना एक बार, आपसे पूछा है कंसिडर द स्टेटमेंट्स, है ना, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है कि वर्क अपीयर ओनली एट द बाउंड्री ऑफ दी सिस्टम, तो एकदम सही है। जो भी काम होता है वो इस पिस्टन के अक्रॉस होता है। पिस्टन भी एक बाउंड्री है, मूवेबल बाउंड्री है जिसके अक्रॉस एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो रहा है। तो कह रहे हैं कि वर्क अपीयर ओनली एट द बाउंड्री, बोलना ये स्टेटमेंट एकदम परफेक्टली करेक्ट है। नेक्स्ट इनको आप नोट करा करो, है ना, रिवीजन टाइम रिवाइज करना, अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है वर्क इन्वॉल्व इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, प्लीज नोट एक्सपेंशन है, ऑफ एन आइडियल गैस इज लेस देन दैट ऑफ रिवर्सिबल। बोलना नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैम आपने पढ़ाया है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल और वो भी एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क डन ज्यादा होता है, कम नहीं। तो ये तो कम कह रहे हैं, कहना नो गलत है। आगे, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी एडियाबैटिक प्रोसेस। चेंज इन टेम्परेचर इज 0, देखो ऐसे आता है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। एडियाबैटिक में ये उड़ गया, तो जो भी काम हो रहा है वो वर्क डन, मतलब जो भी काम हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे होगा, डन है। अब ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बदलेगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं बदलेगा, मैंने आज ही क्लास में आपको पढ़ाया, ये स्टेटमेंट गलत है। रीजन क्या है कि मैंने एडियाबैटिक में आपको एक बात पढ़ाई थी, ये देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आपको एक बात अभी कहीं पढ़ाई थी। अच्छा मेरे पास में वो स्लाइड पता नहीं शायद डिलीट हो गई है, आप देखना अपनी कॉपी में, मैंने आज ही की क्लास में आपको एक बात पढ़ाई है। और वो बात ये थी कि अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस समझते हो कि कंप्रेस कर रहे हैं और हीट बाहर भी नहीं जा रही, तो वो हीट करेगी क्या, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी। इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी इट मींस टेम्परेचर बढ़ेगा, करेक्ट है। एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों में समझ सकते हो। अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो और बाहर से हीट ले भी नहीं रहे तो अपनी कॉस्ट पे काम करोगे, इट मींस इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, उसी का फंक्शन है, डन। तो कह रहे हैं टेम्परेचर बदलता ही नहीं है, कहना गलत है, बदलता है। आगे, Q इज 0 फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस, बोलना नहीं, Q ही तो नॉन जीरो होता है, गलत है। पीवी वर्क इज यूजुअली नेग्लिजिबल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, जो भी पीवी वर्क आप पढ़ रहे हो, आप वर्क डन निकालते हो, किस पे निकालते हो कि लेट्स सपोज एक बीकर है, बीकर में गैस है, इट मीन्स पीवी प्रेशर वॉल्यूम वर्क गैसेस के लिए पढ़ा जाता है, बिकॉज वॉल्यूम अच्छी खासी गैसेस की होती है, सॉलिड और लिक्विड्स की नहीं। वर्क डन जो होता है पीवी वर्क, इस पीवी वर्क का फॉर्मूला क्या है बताओ, माइनस का पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये डेल्टा वी दैट इज वॉल्यूम चेंज अच्छा खासा गैसेस में आएगा, ना कि सॉलिड लिक्विड। इट मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है ना। पीवी सॉरी पीवी वर्क इज नेग्लिजिबल का है ना, हाँ फिर सही है, पीवी वर्क इज नेग्लिजिबल। अगर ये लिखता कि पीवी वर्क इज फॉर सॉलिड एंड लिक्विड तो गलत होता, पीवी वर्क नेग्लिजिबल है, हाँ ट्रू है कि इनके लिए नेग्लिजिबल होता है क्योंकि हम गैसेस के लिए पढ़ते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ से भी लिखे हैं, देखिएगा। एक स्टेटमेंट आता है कि पीएच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, पीएच इंटेंसिव, इंटेंसिव मतलब होता है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, तो क्या ना अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है पीएच। पानी इतना सा लूँ पीएच 7 आएगा, पानी इतना सारा लूँ पीएच 7 आएगा, अमाउंट इंडिपेंडेंट, कहना यस ये करेक्ट है। आगे, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, कहना नो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में तो इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे काम होता है, तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे, डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जितनी भी एनर्जी टर्म्स हैं, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, कोई भी एनर्जी टर्म हो, गिब्स फ्री एनर्जी, वो सब एक्सटेंसिव है, कहना ये करेक्ट है। आगे, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐड भी हो जाती हैं और डेल्टा जी को हम ऐड करते हैं, राइट। आगे, इंटरनल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोलर वॉल्यूम, ये करेक्ट है क्या, आप सोच के बताओ मुझे, ये करेक्ट है क्या, देखो इसको। इंटरनल प्रेशर दैट इज पाई टी ऑफ आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोलर वॉल्यूम, कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाई टी आइडियल गैस का तो सीधा सीधा सरासर 0 होता है। कहाँ से आ गई ये बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है ना। ये ट्रू होता वंदवाल गैसेस के लिए, क्योंकि उनका पाई टी AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर होता है ना, उनमें करेक्ट है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर वॉल्यूम, इसमें तो 0 होता है, तो गलत है ये। आगे, एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एडियाबैटिक कंप्रेशन करोगे, कंप्रेस कर रहे हो और एनर्जी बाहर भी नहीं जा रही, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, करेक्ट है। समझ पाए, ये कुछ आपके काइंड ऑफ टेस्टिंग क्वेश्चंस थे कि आपने आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा होगा ना वो सब मैंने इनमें टेस्ट कर लिया कि आप क्या क्या पढ़ रहे हो, है ना।
कुछ कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं जो सारे रिलेटेड है। एक दो क्वेश्चन मैं सोच के आई थी, वो आज नहीं हो पाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी मैं, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इस सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे। आज आई होप आपने अच्छी अच्छी बातें सीखी हो। कुछ हो सकता है कंपैरिजन वाली बात आपके ऐसे दिमाग से ऊपर से चली गई हो, कोई बात नहीं, वो थोड़ी डिटेलिंग के टॉपिक्स है। अगर आप समझ पाते हो तो वेल एंड बेस्ट है, रिवीजन कर पा रहे हो तो गुड है ना, अच्छी बात है। तो आपको लग रहा है कि वो थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि डायरेक्ट जा रहा है, तो उस चीज़ को आप छोड़ देना, सिर्फ जो मैं कंक्लूड करती हूँ आप उसको समझना, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये अच्छा रहा है लेक्चर आपके लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।